मेरे एक दोस्त ने सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल वाली टीम उसमें निवेश किया था। मई या जून 2020 में उनको भाव मिला था 32 रुपये 50 पैसे। एक साल के बाद फिर से सीएसके में निवेश करने का मौका मिला, तब उनको रेट मिला था 71 रुपये का। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है भाव 230 तक गया था और अभी ये करीब 175-180 के रेंज में है। आप बोलेंगे दिमाग ख़राब है क्या, ये कोई लिस्टेड कंपनी थोड़ी ना है, इसमें कोई कैसे निवेश कर सकता है। और यही आपको हम बताएंगे आज के वीडियो में। आप और मेरे जैसे रिटेल निवेशक अनलिस्टेड स्टॉक्स खरीद बेच सकते हैं, कैसे, कहाँ, किंतु परंतु, अगर मगर, ये सब जानने के लिए हमने बात की वॉल ट्रस्ट के को फाउंडर और डायरेक्टर राहुल बुटोरिया से कि पूरी बातचीत गौर से सुनिए और ध्यान से निवेश के इस विकल्प को समझिए। जब हम कहते हैं कि अनलिस्टेड स्टॉक्स, हालांकि इस टर्म में ही छुपा हुआ है इसका मायना कि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड स्टॉक्स नहीं या कंपनियां नहीं है। अनलिस्टेड शेयर, जैसे आपने एकदम सही कहा, वो कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। अब ये एक कैटेगरी कैसे आई? तो ये कैटेगरी पहले ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के लिए थी। तो जैसे लार्ज प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होते हैं जो खूब पैसा रेज करते हैं पूल में और फिर अनलिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और फिर इनको एग्जिट करते हैं, या तो किसी और को बेच के या इन कंपनीज को लिस्ट करके। तो पहले तो सिर्फ यही कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स थे जो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड और लार्ज इन्वेस्टर्स थे, जिनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत हाई थी। वो इन चीजों में, वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे। पर धीरे धीरे क्या हो गया है कि जैसे अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन है, एक प्राइवेट इक्विटी फंड है या वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है जिन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो अनलिस्टेड है, अब इन कंपनीज के जो शेयर अवेलेबल हैं, काफी टाइम में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी ये शेयर्स मार्केट में बेचने लगते हैं जब ये अनलिस्टेड होते हैं। काफी टाइम इन कंपनीज में, जैसे हमने एक टर्म सुना है एंजल इन्वेस्टर्स, जो लार्ज एचएनआई इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन स्टार्टअप कंपनीज पे इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट करते थे इसमें। काफी टाइम ये कंपनीज, क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, इनके पास मे बी सैलरीज इतनी हाई देने के लिए पैसा नहीं होता है, तो ये अपने एम्प्लॉइज को स्टॉक ऑप्शंस देते हैं। मतलब वो अपने एम्प्लॉइज को इनेबल करते हैं कि आप हमारी कंपनी में एट अ प्रेफर्ड रेट शेयर खरीद सकते हैं। और ये कंपनीज फिर जाके इंस्टीट्यूशनल फंड रेज करती थी जो लार्जर फंड होता था। अब जब इन सब लोगों को एग्जिट करना है, या कोई एम्प्लॉय है या एंजल इन्वेस्टर है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनके पास या तो एक माध्यम है कि आप लिस्ट होके एग्जिट कर लें या अपने शेयर्स किसी दूसरे कंपेटिटर को भेज दें जब पूरी कंपनी बिकती है, जो मर्जर एक्विजिशन हो सकता है। या वो ये कर सकते हैं कि वो ये शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को बेचना शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपके पास क्या हो गया है, आपको सप्लायर मिल गया है जो शेयर सप्लाई करता है, जो इंस्टीट्यूशन है या फिर एंजल इन्वेस्टर या एचएनआई है या फिर उस कंपनी का एम्प्लॉय है जिनके पास शेयर्स है। अब ये शेयर्स कहां पड़े हैं? ये शेयर्स टिपिकली उनके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं। अब ये लोग जाते हैं या नेटवर्क में ब्रोकर्स होते हैं, लोग होते हैं मार्केट में, जो जिनको जाके बोल सकते हैं कि देखो मुझे अपने इतने शेयर बेचने हैं या इस दाम पे बेचने हैं। तो फिर एक नेटवर्क है जो इसको डिस्कस करने लगता है। अनलाइक लिस्टेड कंपनी, जहां पे आप स्टॉक स्क्रीन पे देखो आपको सारे के सारे शेयर मिल जाएंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे फ्रैगमेंटेड मार्केट है, एक कोई बहुत ट्रांसपेरेंट स्क्रीन वाला मार्केट नहीं है। आपको अपने दोस्तों से, नेटवर्क से, ब्रोकर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से सबसे बात करनी पड़ेगी और जानना पड़ेगा कि किस तरह के अनलिस्टेड शेयर्स अवेलेबल हैं। अनलिस्टेड शेयर्स तभी अवेलेबल हो सकते हैं जैसे जब ये सप्लायर अग्री करते हैं बेचने के लिए। आपने कहा कि ये ब्रोकर के पास आ जाते हैं, ये ब्रोकर वही ब्रोकर हैं जो स्टॉक मार्केट में भी डील करते हैं या फिर इसके लिए कुछ अलग से ब्रोकर होते हैं? तो दोनों, वो ब्रोकर भी हो सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में डील करते हैं और वो ब्रोकर भी हो सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में डील नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये कोई रेगुलेटेड इन्वायरमेंट नहीं है। मतलब रेगुलेटेड है, बट जैसे स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड है वैसा रेगुलेटेड नहीं है। तो इसमें काफी ब्रोकर होते हैं जो ये शेयर्स खरीद लेते हैं सस्ते दामों में, होपिंग कि ये भाई जब दाम बढ़ेंगे हम देख सकते हैं। और थोड़े हैं जिनको पता होता है कि ये शेयर्स किनके पास है
और अगर किसी को शेयर चाहिए है तो वो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करवा देते हैं। तो उनको उनके लिए कोई लाइसेंस वगैरह उनके पास होता है? कौन उन्हें रेगुलेट करता है? मतलब अगर मैं कल को चाहूं कि मैं किसी कंपनी का कोई मेरे पास वो स्टॉक कैसे आएंगे, मुझे मालूम चले कहीं से कि उस उदाहरण के लिए कि जीरोधा के स्टॉक्स अवेलेबल है बाजार में, या फिर मेरे एक दोस्त है उनको निकालना है, तो मैं ब्रोकर लेकिन नहीं हूं, लेकिन मैं ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकती हूँ किसी और को कि भाई अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम देख लो, राइट? तो अगर सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट होगा इसमें, तो वो किसके पास जाएगा इसको प्रोसेस करवाने के लिए, या फिर ये जीरोधा के स्टॉक्स खरीदने के लिए? तो वो या तो आपको बोल सकता है कि आप मुझे मदद कर दो ये करने में, या फिर डायरेक्टली सेलर के पास भी जा सकता है। अच्छा। तो प्रोसेस ऐसे चलेगा कि जैसे आपके उदाहरण में समझिए कि आप सेलर हैं और किसी ने मुझे बताया और मुझे ये हाइपोथेटिकली जीरोधा का स्टॉक है वो खरीदना है जी। तो मैं डायरेक्टली आपके पास भी जा सकता हूँ, बोल सकता हूँ स्वाति मुझे ये शेयर खरीदना है इस दाम पे, मुझे मालूम पड़ा आपके पास ये शेयर है, तो आप क्या शेयर मुझे बेच सकते हैं। तो उसका प्रोसेस, तो इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। ओके। इसका प्रोसेस यही है कि मैं आपको पैसे ट्रांसफर करूंगा, अपने डीमैट के डिटेल दूंगा, ओके। और आप उस डीमैट में वो शेयर ट्रांसफर कर दोगे। ओके, ऑलराइट। तो इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट, इसलिए जो आपने उदाहरण दिया वो बहुत अच्छा उदाहरण था, क्योंकि इसमें ट्रस्ट का एलिमेंट आता है। स्टॉक एक्सचेंज में एक क्लियरिंग एजेंसी होती है जी, जो स्टॉक्स को क्लियर करती है, एक रेगुलेशन है, एक फ्रेमवर्क है, एक इकोसिस्टम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मैंने किसी अनरिलायबल पार्टी के साथ डील की है, मैंने उसको पैसे दे दिए हैं और उन्होंने मुझे मेरे डीमैट में शेयर अगर नहीं दिए हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज इसमें यहाँ कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। जब आप पैसे ट्रांसफर करोगे, हाथों हाथ शेयर आपके पास नहीं आएंगे, टाइम लैग होगा। अच्छा। वो आदमी अपने डीमैट को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर आपके डीमैट में शेयर आएंगे, तो एक वो टाइम लैग का रिस्क जो है वो आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी कंपनीज अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। इनको कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई शेयर होल्डर को या कोई पोटेंशियल शेयर होल्डर को अपनी सारे नंबर्स बताएं। करेक्ट। तो आप इसेंशली दोस्तों से, परिवार से, या फिर मीडिया रिपोर्ट से अनुमान लगाते हो कि कंपनी कैसे चल रही है, जो कि बहुत परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, एज यू कैन अंडरस्टैंड। राइट। बट और दूसरा क्या है कि आप क्या सोचते हो कि अगर ये बड़े इंस्टीट्यूशन ने पैसा लगाया है, किसी बड़े इन्वेस्टर ने, किसी नामी इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया है, तो शायद ठीक ही लगाया होगा। तो उसने लगाया है तो फिर मैं भी लगा देता हूँ या लगा देती हूँ। और ये डिटेल्स कहाँ से मिलती है कि किस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है? तो ये आपको अगेन मीडिया रिपोर्ट्स, ऑनलाइन सर्च से ही मिलेगी। ये कोई बहुत कोई ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट नहीं कहीं है आपको नहीं मिलेगा एक जगह आपके लिए, ये आपको खुद से रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर आप जिसके थ्रू जा रहे हैं आप उससे डिटेल्स थोड़ी ज्यादा मांग सकते हैं, राइट? जी, अगर उनके पास डिटेल्स हो, बिकॉज वो भी एक उनकी डिटेल्स भी सेम सोर्स से आएगी जहां पे आपकी आएगी, बट शायद उनका एक काम हो तो ज्यादा डिटेल हो सकती है। जाहिर सी बात है, राइट। तो जब आपको ये पता चलता है तो फिर ये ब्रोकर्स या जो इंटरमीडियरीज होते हैं या जो एडवाइजर्स होते हैं, ये बताते हैं ये शेयर इस दाम पे अवेलेबल है। फिर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप बोलो कि नहीं, मुझे जिस कंपनी के बारे में पता चला है मेरे हिसाब से दाम इतना ही है, मैं इससे ज्यादा अपने नहीं दे सकते हैं। या आप करते हैं कि आप 4 5 6 और लोगों के पास जाए, बोले कि ये शेयर इतने दाम में मिल रहा है, तो हम इतने ही दाम में इसकी अवेलेबिलिटी खरीद सकते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आपने इसमें किस तरह का रिटर्न बनता हुआ देखा है? अगर आप मुझे एक रफ आइडिया दे सके। तो अभी मैं आपको रेंज दे सकता हूँ, क्योंकि आइडिया देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी इसमें डिफरेंट स्टेज में आता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ऑन द वेरी नेगेटिव साइड अगर मैं बोलूं, हमारी ऐसी भी इन्वेस्टमेंट थी जिसको अगर मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो उसमें 25 30 पैसे में मैं निकल गया हूँ। हाँ, बहुत लॉस हो गया, क्योंकि शायद हमारी एनालिसिस में, मेरी एनालिसिस गलत थी। बट वो एक वेंचर कैपिटल स्टार्टअप टाइप का इन्वेस्टमेंट था जिसका रिस्क सेम रहता है। दूसरा,
ऑन द बहुत अच्छा साइड हमने किसी में लगाया था, जिसमें हमने जब लगाया उसके 1 साल के अंदर लिस्टिंग हो गई, और उसके 1 साल के अंदर जब हम एग्जिट कर पाए, हमें ऑलमोस्ट 3 to 3.5 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ। अब आते हैं रिटेल निवेशक, उसको मालूम चला कि ठीक है ये स्टॉक है, अब मुझे खरीदना है, वो एक इंटरमीडिएट के पास जाता है और बातचीत होती है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, मेरे पास क्या क्या होना चाहिए इफ आई नीड टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड स्टॉक्स? बैंक अकाउंट, डीमैट, पैन कार्ड। ओके। अगर आपके पास ये तीनों है हाँ। तो आप ये शेयर ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि प्रोसेस क्या होगा, आपने एक प्राइस तय किया, हम्म। आपने उनके अकाउंट से, जिस अकाउंट से शेयर आ रहे हैं, उस अकाउंट में आपने पैसे भेजे, हम्म। उन्होंने अपने अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से आपके डीमैट अकाउंट में पैसे, शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। अच्छा। इसमें ध्यान जरूर रखना चाहिए स्वाति कि हम्म। आप जिनको पैसे दे रहे हो, हम्म। शेयर्स आपको उन्हीं से हैं। अच्छा। या जिस डीमैट अकाउंट, जो उनका डीमैट अकाउंट है, उस डीमैट अकाउंट से आपके डीमैट अकाउंट में आए। या जब आप शेयर बेच भी रहे हो, हम्म। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि चेक तो आएगा मुझे आपके नाम से, हम्म। और मैं शेयर क्रेडिट करूं, शेयर दूं किसी और आदमी को। अच्छा। जिस आदमी से आ रहा होता है, हम्म। शेयर जिस आदमी से आ रहे होते हैं, आपको हम्म। उसी आदमी को पैसे देने चाहिए। देने। ये आपकी टैक्स फाइलिंग तो उन सब में मदद करेगा, हम्म। और क्वेश्चंस कम उठेंगे उसमें। आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ट्रांसफर करना होता है। हम्म। एक जो मैं सजेशन दे सकता हूँ, हम्म। और ये आ, एक सजेशन ही है, एडवाइस ही है सिर्फ। जी जी। आप जिसको भी सेल कर रहे हैं, हम्म। उनसे उनका एक चेकबुक की कॉपी जिसपे उनका नाम प्रिंट हो, चाहे कैंसिल चेक, हम्म। और उनका एक डीमैट का सीएमएल, जो क्लाइंट मास्टर लिस्ट होता है जिसमें डीमैट की सारी राइट। डिटेल्स होती हैं, वो, हम्म। और एक सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड जरूर रखें अपने पास। अच्छा। इससे क्या होता है कि आप इंश्योर कर सकते हो कि आपने पैसा उसी आदमी को भेजा है, आपके शेयर्स जो गए हैं या आए हैं उस आदमी के डीमैट में आए हैं, और आपके पास उनका पैन कार्ड भी अटेस्टेड, चाहे उसमें आप पर्पस लिख सकते हो, हम्म। इस ट्रांजैक्शन के लिए ये मैं अटेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूँ, वो राइट। आप जरूर लिख सकते हो। ये आपके रिकॉर्ड के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये प्रूफ कर देगा हम्म। कि जिसको पैसे भेजे हैं, जिससे पैसे लिए हैं, हम्म। उसी आदमी से आपने शेयर लिए हैं या शेयर दिए हैं। हम्म। तो प्रोसेस सेल का भी सेम रहता है, बट बाइंग सेलिंग दोनों में थोड़ी सी, अगर डॉक्यूमेंट कर लें ये दो तीन चीजें, तो इनकम टैक्स में या किसी में भी आगे जाएंगे तो थोड़ा सा आपके प्रूफ करने में आसान आसानी रहेगी। जी जी। और कितना वक्त लगता है राहुल इस पूरे प्रोसेस में? जिस दिन मैंने चेक दिया और उनके अकाउंट में पैसे गए, उसके बाद से मेरे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, वो स्टॉक रिफ्लेक्ट करने में? देखिए, अगर वो उसी दिन अपनी डीआई स्लिप सबमिट कर देते हैं, एंड अगले दिन आ जाना चाहिए सब, पर वही टाइम लिमिट बहुत हाई नहीं है, 1-2 दिन के अंदर ट्रांजैक्शन। 1-2 दिन में वो रिफ्लेक्ट करने लगता है आपके डीमैट अकाउंट में। गुड। एक रिस्क तो है कि आपके पास कंपनी की लिमिटेड इंफॉर्मेशन, राइट। पर इसमें जो सबसे बड़ा रिस्क है वो है लिक्विडिटी का रिस्क। आपको ये शेयर बेचना या खरीदना, जैसे लिस्टेड मार्केट में आप कभी भी बेच खरीद सकते हो, वैसी एबिलिटी नहीं है। काफी टाइम होता है कि किसी ने शेयर खरीद लिया और कंपनी ने कहा कि मैं आईपीओ नहीं करेगी, तो उनको फिर शेयर बेचना है। शेयर बेच सकते हैं, पर आप ये ध्यान रखिए कि जिस टाइम पे आप शेयर बेच रहे हैं, पूरे मार्केट को पता है कि आईपीओ नहीं होगा, और इस शेयर के दाम आपको जो चाहिए शायद वो दाम नहीं मिलेंगे। एक और स्टेप लिक्विडिटी का क्या है, समझिए आपने एक अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो कंपनी लिस्ट हो गई, लिस्ट होने के 6 महीने बाद भी आप शेयर नहीं बेच सकते हैं। तो ज्यादातर, जैसे सबसे पहले कहा था कि मैंने काफी ऐसे इन्वेस्टर निवेशक देखे, उन्होंने कहा कि यार इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, हमें शेयर्स ही नहीं मिलते, तो हमने शेयर्स पहले ले लिए। पर आपने शेयर्स पहले ले लिए, बुल मार्केट में लिस्टिंग हो गई, लिस्टिंग गेन्स बहुत अच्छे हुए,
बट 6 महीने के अंदर उसका शेयर प्राइस गिर गया, मार्केट खराब हो गया, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, इनसे शेयर गिर गया, तो आप 6 महीने तक शेयर्स नहीं बेच सकते हो। आपको शेयर्स अपने पास रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही डीमैट आपको अलाउ करेगा वो शेयर बेचने के लिए। तब तक आपके शेयर लॉक्ड इन रहते हैं। तो ये रिस्क जानना बहुत जरूरी है। जब हम देखते हैं कि हमें किसी कंपनी में निवेश क्यों करना चाहिए, एक वो कंपनी बहुत इनोवेटिव हो, बिजनेस मॉडल इनोवेटिव हो, वैल्यू क्रिएटिव हो, जो मुझे लिस्टेड स्पेस में नहीं मिल रही है, एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर चाहे वो लिस्टेड स्पेस में वैसा बिजनेस मॉडल हो, पर जो अनलिस्टेड बिजनेस है इसकी वैल्यूएशन बेटर हो, इसकी ग्रोथ बेटर हो, इसके प्रोस्पेक्ट्स बेटर हो, तो फिर मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो टिपिकली फंडामेंटली ये 2 रीजन होने चाहिए जो आपको बिजनेस में देखने चाहिए। लिस्टेड में तो आप 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक भी ले सकते हो, बट इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हो, आप चेक दे रहे हो या आरटीजीएस कर रहे हो, डीमैट पे फिर वो ट्रांसफर कर रहा है, तो स्मॉल क्वांटिटीज के लिए थोड़ा सा यार लिक्विडिटी भी नहीं रहती है ज्यादातर, और अगर लिक्विडिटी हो भी जाए तो उनके दाम बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो आप जितनी क्वांटिटी बड़ी लेंगे, जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे, उतना आपको दाम बेटर मिलेगा, लिक्विडिटी बेटर मिलेगी, और शायद काउंटर पार्टी जिससे आप डील कर रहे हैं वो भी बेटर मिले। तो ज्यादातर आप ठीक बोल रहे हैं, इसमें अमाउंट बड़ी रहती है। अनलिस्टेड में अगर आप इसको 2 साल के अंदर बेचते हैं, अच्छा, अपने खरीदने के, तो आपकी जो गेन्स होंगे वो आपके स्लैब रेट पे टैक्सेबल होते हैं। ओके। और अगर आप 2 साल के बाद बेचते हैं तो आपको 20% टैक्सेशन देना पड़ेगा, बट आपको उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। तो बेसिकली डेट वाला ट्रीटमेंट है टैक्सेशन का, फर्क सिर्फ 2 और 3 साल का है। यहाँ पर 2 साल से कम आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है, उधर में आपको डेट में 3 साल से कम का होता है। ओके, एकदम सही। ऑलराइट। पोर्टफोलियो साइज पे बहुत डिपेंड करता है, रिस्क एपेटाइट पे बहुत डिपेंड करता है, पर मैं 2 चीज बोलूंगा। एक, आप वही इन्वेस्टमेंट करें जिस पैसे की आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें। ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है विद एडिशनल रिस्क कि आपको इसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो इसको आप हाई रिस्क इलिक्विड इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें। तो वो पोर्टफोलियो का पार्ट जो उसको सेटिस्फाई करता है उसमें करें। आप इस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा कि मुझे पैसा 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद मिल जाए। ये आपको समझ के चलना चाहिए कि मेरे को इमीडिएट फाइनेंशियल गोल या रिक्वायरमेंट के लिए वो पैसा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, टिपिकली हमने देखा है कि, एंड ये रूल ऑफ थंब है, इसको आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं जी, से 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 5% प्लस माइनस आप अपने पोर्टफोलियो का देख सकते हैं। Having said that, as I said, रिस्क एपेटाइट देखिए, अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स गोल्स देखिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल में कहां पे हैं वो देखिए, और फिर ये डिसीजन लीजिए। इसको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ट्रीट कीजिए और इससे हाई रिटर्न एक्सपेक्ट कीजिए। ओके, आपके एक्सपीरियंस में ऑन एन एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना रहता है निवेशकों का इस स्पेस में? ज्यादातर हमने देखा है कि 1 से 2 साल के बीच में ज्यादातर एग्जिट्स आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ है जहां पे 3-3 साल हो गए हैं और निवेशकों को एग्जिट नहीं मिला है। तो अगर आप ओयो, बोट, रिलायंस रिटेल, एचडीएफसी सिक्योरिटी या फिर एनएससी जैसे अनलिस्टेड स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो आपके सामने विकल्प ज़रूर है, लेकिन इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है और अपने कोर पोर्टफोलियो से पैसे निकाल कर यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे। वही पैसे लगाएं जिनकी कोई ज़रूरत ना हो आपको आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पर एक बड़ा इशू हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। सवालों की जो झड़ी है इस टॉपिक से जुड़ी हुई वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लगाएं। बी वेल्दी सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है ये आपको पता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।
याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।